हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के तीसरे नंबर मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। ए ऑप्शन है दूर संचार के लिए, बी ऑप्शन है मौसम विज्ञान के लिए, सी ऑप्शन है संसाधनों की खोज के लिए, डी ऑप्शन है दूरदर्शन के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, तो मौसम विज्ञान के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है हैदराबाद, डी ऑप्शन है चेन्नई। तो इसमें से आपको बताना है कि भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन है, तो देहरादून है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ए ऑप्शन है पंजाब को, बी ऑप्शन है केरल को, सी ऑप्शन है बिहार को, डी ऑप्शन है दिल्ली को। तो इसमें से आपको बताना है कि किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक, बी ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी ऑप्शन है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है उसे भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ए ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, बी ऑप्शन है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सी ऑप्शन है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी ऑप्शन है बहुसंख्यकों का शासन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो कौन नहीं है, तो बहुसंख्यकों का शासन ये क्या है, लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है नागरिकों की उदासीनता पर, बी ऑप्शन है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी ऑप्शन है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी ऑप्शन है नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो यहाँ पे आपको बताना है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। इसमें से आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण कौन सा है। इसमें से ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, बी ऑप्शन है राष्ट्रहित, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, डी ऑप्शन है अलगाववाद। तो यहाँ पे आपको बताना है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है, तो कौन एक कुपरिमाण है, तो अलगाववाद क्या है, एक कुपरिमाण है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि कोयला है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधन, बी ऑप्शन है नवीकरणीय संसाधन, सी ऑप्शन है जैव संसाधन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला क्या है, तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। ए ऑप्शन है कृषक महाजन,
बी ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, सी ऑप्शन है प्राथमिक कृषि शाखा समिति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो भूमि विकास बैंक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ए ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, बी ऑप्शन है विज्ञान क्षेत्र, सी ऑप्शन है शिक्षा क्षेत्र, डी ऑप्शन है सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो सेवा क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। ए ऑप्शन है उदारीकरण को, बी ऑप्शन है निजीकरण को, सी ऑप्शन है वैश्वीकरण को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो नई आर्थिक नीति में किसी सम्मिलित किया गया है, तो उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है और वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 50 रुपया, बी ऑप्शन है 70 रुपया, सी ऑप्शन है 10 रुपया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो 1 भी रुपया नहीं लगता है। यानी इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ए ऑप्शन है वनोन्मूलन, बी ऑप्शन है गहन खेती, सी ऑप्शन है अति पशुचारण, डी ऑप्शन है अधिक सिंचाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 55%, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 70%। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 65% होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 15 नंबर प्रश्न है निम्न जीवों में से कौन केवल भारत में पाया जाता है। इसमें से एक जीव ऐसा है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, उसी को बताना है कि वो कौन सा जीव है। ए ऑप्शन है मगरमच्छ, बी ऑप्शन है डॉल्फिन, सी ऑप्शन है व्हेल, डी ऑप्शन है कछुआ। तो इसमें से आपको बताना है निम्न जीवों में से कौन केवल भारत में पाया जाता है। तो जो मगरमच्छ होता है ये केवल भारत में ही पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। इसमें से आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है बॉक्साइट, सी ऑप्शन है ग्रेनाइट, डी ऑप्शन है लौह अयस्क। 16 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है डच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। ए ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1942 ईस्वी में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19
19 नंबर प्रश्न है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, यानी यहाँ पे बताना है कि जो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है वो कहाँ पे है। ए ऑप्शन है उड़ीसा में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सीमांती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। ए ऑप्शन है प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी ऑप्शन है आक्रामक प्रवृत्ति, सी ऑप्शन है रूढ़िवादी प्रवृत्ति, डी ऑप्शन है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमांतीवादी व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था का प्रवृत्ति बढ़ी है, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भूस्खलन है। इसमें से आपको बताना है कि भूस्खलन क्या है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानवीय आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूस्खलन है, तो भूस्खलन यहाँ पे प्राकृतिक आपदा है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि महासागर तल के कंपन का परिमाण है। यहाँ पे आपको बताना है कि महासागर के जो तल में कंपन होता है, यानी जो भूकंप आता है, इसका परिमाण क्या है। ए ऑप्शन है हिमस्खलन, बी ऑप्शन है यहाँ पे चक्रवात, सी ऑप्शन है सुनामी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब महासागर के तल में कंपन होता है तो क्या आता है, तो सुनामी आता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। ए ऑप्शन है पी तरंग, बी ऑप्शन है एस तरंग, सी ऑप्शन है एल तरंग, डी ऑप्शन है टी तरंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन सी भूकंपीय तरंग पहुंचती है, तो पी तरंग पहुंचती है, जिसे हम लोग प्राइमरी तरंग कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि सुनामी का संबंध है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है स्थल से, बी ऑप्शन है समुद्र से, सी ऑप्शन है आसमान से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का संबंध किससे है, तो सुनामी कहाँ पे आता है, तो समुद्र में आता है। तो सुनामी का संबंध किससे है, समुद्र से है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं, ये आपको याद रखना है। 4 पे आप लोग टिक मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सेवा है जो गैर सरकारी है। ए ऑप्शन है सैन्य सेवा, बी ऑप्शन है वित्त सेवा, सी ऑप्शन है मॉल सेवा, डी ऑप्शन है रेल सेवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो यहाँ पे देखिए जो मॉल सेवा है ये क्या है, गैर सरकारी है, यानी ये प्राइवेट है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ए ऑप्शन है मुंबई को, बी ऑप्शन है दिल्ली को, सी ऑप्शन है पटना को, डी ऑप्शन है बेंगलुरु को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29
29 नंबर प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है लिखित संविधान, बी ऑप्शन है शक्तियों का विभाजन, सी ऑप्शन है इकहरी शासन व्यवस्था, डी ऑप्शन है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायपालिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है। तो इकहरी शासन व्यवस्था क्या है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यहाँ पे दोहरी शासन व्यवस्था होती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा देश संघ सरकार का उदाहरण है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है, अमेरिका है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो किसने किया था, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। ए ऑप्शन है राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, बी ऑप्शन है लोगों के बीच के टकराव को समाप्त कर दिया है, सी ऑप्शन है बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, डी ऑप्शन है समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। तो राजनीतिक असमानताओं को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में। तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो झारखंड है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, बी ऑप्शन है टाटा लौह और इस्पात कंपनी, सी ऑप्शन है बोकारो स्टील प्लांट, डी ऑप्शन है विश्वेश्वर यहाँ पे लौह और इस्पात प्लांट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन है। तो टाटा लौह और आयरन यहाँ पे इस्पात कंपनी है, जिसे हम लोग टिस्को भी कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। टाटा लौह और इस्पात कंपनी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जिसे हम लोग टिस्को बोलते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। ए ऑप्शन है रेलवे से, बी ऑप्शन है सड़क मार्ग से, सी ऑप्शन है जल मार्ग से, डी ऑप्शन है वायु मार्ग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना है। यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना कहाँ है। ए ऑप्शन है यहाँ पे बेतिया में, बी ऑप्शन है वाल्मीकि नगर में, सी ऑप्शन है मोतिहारी में, डी ऑप्शन है छपरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना कहाँ है, तो ये वाल्मीकि नगर में है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया। ए ऑप्शन है सेनापति के पद पर, बी ऑप्शन है फ्रांस में राजदूत पर, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के पद पर, डी ऑप्शन है गृह मंत्री के पद पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38
38 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है मेजनी, बी ऑप्शन है हिटलर, सी ऑप्शन है बिस्मार्क, डी ऑप्शन है विलियम प्रथम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है यहाँ पे क्यूबा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ए ऑप्शन है फरवरी 1917 में, बी ऑप्शन है नवंबर 1917 में, सी ऑप्शन है अप्रैल 1917 में, डी ऑप्शन है सितंबर 1905 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 में हुई थी, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन है पूर्णिया में, बी ऑप्शन है सीवान में, सी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में, डी ऑप्शन है पूर्वी चंपारण में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, तो ये मुजफ्फरपुर जिला में स्थापित है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है जमालपुर में, बी ऑप्शन है भागलपुर में, सी ऑप्शन है मुंगेर में, डी ऑप्शन है पटना में। तो रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो ये जमालपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है समुद्र में भूकंप, बी ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र में भूकंप, सी ऑप्शन है पर्वत पर भूकंप, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी आता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है कि सुखाड़ क्या है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सुखाड़ क्या है, तो सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। ए ऑप्शन है सार्क का, बी ऑप्शन है नाटो का, सी ऑप्शन है यहाँ पे ओपेक का, डी ऑप्शन है यूरोपीय संघ का। तो यहाँ पे आपको बताना है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए, तो यूरोपीय संघ का यहाँ पे उदय हुआ, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, बी ऑप्शन है मार्टिन लूथर, सी ऑप्शन है पैगंबर मोहम्मद, डी ऑप्शन है ईसा मसीह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा यहाँ पे कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, तो मार्टिन लूथर ने कहा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। ए ऑप्शन है 16 वर्ष, बी ऑप्शन है 17 वर्ष, सी ऑप्शन है 18 वर्ष, डी ऑप्शन है 19 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, तो 18 वर्ष है। जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको वोट देने का यहाँ पे अधिकार मिल जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है
कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ए ऑप्शन है संघीय और अध्यक्षीय, बी ऑप्शन है संघीय और संसदीय, सी ऑप्शन है एकात्मक और अध्यक्षीय, डी ऑप्शन है यहाँ पे एकात्मक और यहाँ पे संघीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे बिहार बोर्ड के 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर हैं सेट नंबर 3 के। तो ये काफी महत्वपूर्ण 48 प्रश्न थे। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख लीजिए और इसका पीडीएफ हम अगले दिन 10 बजे से पहले हम आपको दे देंगे। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए कन्फ्यूशियस कौन था, इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि कन्फ्यूशियस कौन था। ए ऑप्शन है एक लेखक, बी ऑप्शन है एक चीनी विचारक, सी ऑप्शन है क्रांतिकारी नेता, डी ऑप्शन है वियतनाम। यहाँ पे आपको बताना है कि कन्फ्यूशियस कौन था। इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा और यहाँ पे देखिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप और चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।